ये भी देखना होगा कि उन्होंने कितना इसका लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि गवर्नर को अपॉइंट करने का अधिकार है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वही नेसेसरी उसका चेयरमैन भी होगा। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। और दूसरा चीज हम देखेंगे कि इवन जो डिप्टी जो चेयरमैन होंगे उसका भी कहीं जिक्र नहीं है, और जो अदर मेंबर्स की जो नियुक्ति का क्या क्राइटेरिया होगा ये भी कहीं लेड आउट नहीं है। तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है जहाँ पे कि लोगों के मन में संशय आता है कि पता नहीं कौन से मेंबर्स उसमें डाले जाए, और पता नहीं उसका क्या नतीजा होगा, क्योंकि अभी के वर्तमान टैक्स रूल में हम देखते हैं कि जो 3 मेंबर्स जो है जिसको नियुक्त करने की बात हो रही है वो अपने अपने क्षेत्र में वो एक्सपर्ट्स होंगे। तो वो एक्सपर्ट्स होंगे और वो जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टेट को दिया गया है, और उसमें से 2 जो मेंबर्स होंगे, एक मिनिस्टर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का होंगे, जो मिनिस्टर उसको हेड करेंगे वो उसके वाइस चेयरमैन होंगे और वो भी मेंबर होंगे टैग के। तो इस तरह से देखते हैं कि जो 5 जो सदस्य हैं उसके ऊपर एक वाइड डिस्क्रिप्शन हो सकता है गवर्नर का, और क्योंकि उस क्षेत्र में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनली लेड आउट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि काफी सारे भ्रांतियां हैं जो कि इस वजह से संशय भी है कि पता नहीं कौन सा मेंबर उसमें डाला जाएगा और पता नहीं वो मेंबर कितना आदिवासियों के हित में कानून बना पाएगा। तो चूंकि वहां पे कुछ स्ट्रेट अवे कुछ लेड आउट नहीं है, इसीलिए ये जो पावर है मोस्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि अगर कंसल्टेशन हुआ है गवर्नर के साथ में, और जैसा कि बीके मनीष के केस में जो ऑनरेबल कोर्ट ने कि अगर कंसल्टेशन हुआ है वो रूल मेकिंग प्रोसेस के ही तहत आता है, जहाँ पे गवर्नर के नाम पे एग्जीक्यूटिव ने नोटिफाई किया हुआ है, तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ रूल मेकिंग। लेकिन उसमें कंटेंट के ऊपर जहां तक गवर्नर को डिस्कशन होना चाहिए था, अगर उन्होंने डिस्कशन एक्सरसाइज नहीं किया तो वहां पे एक ऑप्शन है कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इन द वेलफेयर एंड द एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तीसरा हम देखते हैं कि जो टैग का जो फंक्शनिंग है वो बेसिकली टू एड एंड एडवाइस है। वो उन्हीं मैटर्स पे सजेशन दे सकती है, अपनी सलाह दे सकती है जिनको गवर्नर रेफर करती है उनके ऊपर, यानी वो मोटो एडवाइस नहीं दे सकती है, यानी उन्हीं मैटर्स पे रेफर पर अपना जो राय दे सकती है जिस पे वोट को रेफर किया गया है। कहने का मतलब उसमें गवर्नर को एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन रोल हो जाता है कि वो उन एडवाइस का, उन सलाहों का माने या नहीं माने, या उसका डिस्क्रिप्शन है, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे भी एक गैप है कि टैग का जो एडवाइस है दरवाजा बंद काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि पूरे 5वीं अनुसूची को हम देखें तो, और क्योंकि यहाँ पे ही वो जो आदिवासी मंत्री हैं जो विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों को उस विधानसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर वो मैंडेटरी नहीं होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो सिर्फ वो एक तरह का एडवाइजरी नेचर हो गया तो फिर उसका कोई उतना रेलेवेंस नहीं रह जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उसका काफी चैलेंज भी है कि उसका जो रोल है, उसका जो एडवाइस है टैग का, वो सिर्फ एक एडवाइजरी ना होके वो मैंडेटरी भी कहीं हो, तभी जाके टैग का जो एक्चुअल रोल है, जिसको कि हम कहें तो एक तरह से वो सोल ऑफ द वर्किंग ऑफ चीफ शेड्यूल है, उसको कहीं फुलफिल कर पाएगा। तो वर्तमान में काफी सारा संदेह है, लेकिन अगर लीगली हम देखें तो पहला तो अगर प्रोसेस अबाइड बाय किया गया है तो वो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं होगा अगर लॉ मेकिंग प्रोसेस किया गया है। लेकिन हमें देखना होगा कि जहां गवर्नर को एक डिस्क्रिशनरी रोल निभाने की जो गैप्स है, वहां अगर गवर्नर ने नहीं निभाया तो हो सकता है वहां एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि या तो कोरम बढ़ा सकते हैं इस केस में, ताकि ज्यादा लोग उस टैग के कंडक्ट ऑफ बिजनेस में शामिल हो, मिनिमम कोरम में शामिल सुनी जाए। और तीसरा जो चीज है, ये केवल एडवाइजरी ना होकर वो मैंडेटरी हो, तभी उसका कुछ
उसका दूरगामी प्रभाव हम देख सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिला है कि टैग का जो जो डिसीजन होता है वो अगर वो एडवाइस देते भी हैं तो उसका फॉलो अप नहीं हो पाता है। कई सारे स्टेट्स उसको फॉलो अप नहीं करते हैं कि पिछला बार जो डिसीजन हुआ उस पर कितना फॉलो अप हुआ होगा। तो सिर्फ डिसीजन देना ही जरूरी नहीं है, उसके ऊपर एक फॉलो अप एक्शन भी होना चाहिए जो अब तक जो स्टेट्स नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों के अगर ये कंप्लाई नहीं हुआ है तो थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक तक तरफ जाता है। अगर ये कंप्लाई हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि इट्स विद इन द मेकिंग ऑफ द रूल्स। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और कुछ सवाल होंगे तो मैं उसको बाद में टेकअप करूंगा। शुक्रिया उरांव साहब। अब क्योंकि आपने तो जो बहुत विस्तृत रूप से इन बात को रखा है और स्पष्ट कर दिया है कि यह जो अब है कि जो प्रोसेस जो लिया गया है वह प्रोसेस करने वाले ही बतला सकते उन्होंने डिस्क्रिप्शन अप्लाई किया है कि नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के लबोलबाब यही है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब हम अफ़कार साहब को बोलेंगे, डॉक्टर अफ़कार अहमद साहब को, कि अपनी बातों को रखें। अफ़कार साहब, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, जी, आवाज आ रही है सर? यस यस यस, आवाज आ रही है सर। Very good evening to all the panelists and all the participants, and I convey my sincere thanks to the convener and all the members of this committee that you have organized this particular forum, and a very burning topic is being discussed. I will there is one problem from my side. I can't speak in Hindi so far as the legal words are concerned. So I seek apology for that. That so far as the words are concerned, I will be I can't do bilingual way. So before going, as Sir has rightly pointed out and elaborated the legal aspects and about this advisory, these councils, their powers and how it came into effect, and what will be the so far as the constitutionality is concerned. But before going to that, I will very brief. I will tell that this is really a very important topic. And when we peep to the history, then we'll find that the year 2017 was celebrated a decade by the UN, and the Declaration on the Rights of the Indigenous People, you know very well, and which is popularly known as UNDRI. So, meaning thereby, and India is the signatory of that particular declaration, and we all are aware that according to 2000, what is happening? 2011 census, India consists of 8.6% population, which belongs to Adivasis, the tribal people. When we will go to the about the history, we are well aware that we will find that by and large, this particular provision, this particular aspect, we are talking about the fifth schedule. That is very much colonial legislation. We know very well that the Government of India Act 1919 and Government of India Act 1935, and but there is a little bit differences are there. Here the word control has been used so far as this particular fifth schedule is concerned, but that word was not used so far as the former position is concerned. Actually, the basic philosophy behind this fifth schedule was intended by our founding father was to provide an advice for promoting the welfare and advancement of the scheduled tribes in the scheduled area. As Sir has mentioned, Rashidi said that Jaspal Singh Munda's speech is clearly revealing about, and it has been also observed that there is one mistakes which have taken place, that should be the aboriginal tribes in place of scheduled tribes. So meaning thereby, when we see the historical aspect, so that was a good initiative for the protection and for the advancement of the tribes in India.
And so far as the function and the powers and the function of the governor is concerned, as sir has described, there are a number of case laws where this discretion power was discussed. And when you will see, then so far as this Article 163 of the Constitution is concerned, which is talking about the councils of minister to aid and advise. So the question arises here, it provides that the government is to act on the advice of the Council of Ministers, apart from where the discretion has been mentioned. Now the question arises, the governor is the constitutional and former head of the state. We all know very well. His satisfaction is actually not a personal satisfaction. That is very, very important. His, we may call it that his satisfaction is not very personal, discussed by Justice Haidatullah in particular occasions. So actually, I was talking about that in the case of BK Manish and others versus state of Chhattisgarh, we will find that the court had elucidated this particular concept, and a writ petition actually was filed under Article 226 of the Constitution of India, and where this particular Chhattisgarh, I'm talking in the context of Chhattisgarh because we can take the help so far as the present situation is concerned. And this is the case of 2002. So you will find that this Chhattisgarh Tribes Council rules under this subparagraph 3 and 4 of the 5th schedule, that is in controversy here, means which is in question, and the question was with regard to the discretion power. So actually we know very well that the 5th schedule has been inserted and read with Article 244. How it will be utilized, we will find that the Constitution itself providing, which has provided in different articles, like the functions of a governor are appointed to be the administrator of a union territory under Article 239, Clause 2, 371A. So there are several number of articles where it has been mentioned, and by which it can be extracted that where there is a discretion power or aid and advice of the Council of Ministers is needed or not. So unless a particular article expressly provides for an obligation to be performed by the governor to act in his discretion, it cannot be inferred by the implications. So merely by the implications, it cannot be done where it has been expressly provided or it has been mentioned in the exceptional situations. So meaning thereby, as you will find that the governor is not actually, we may call it, actually he is the constitutional head or he is the head of the state, but his satisfaction, that is very, very important, which was elaborated here, that his satisfaction is not personal, but it is the satisfaction of the constitutional sense. So that is a very important point, that how it is going to, what will be the touchstone, how it is going to be taken into account and how it will be checked. So the whole purpose, we will see what is the touchstone and what is the purpose behind that. As I was telling that this whole the purpose behind this particular council is for the betterment of the tribal people. So meaning thereby, where the special responsibilities have been given to the governor under this 5th schedule, and when you will see that what 5th schedule is saying, as it has been read out by the previous speaker, renowned speaker, and he told about that. So actually the schedule 5 and 6, read with Article 244. We are here only concerned about Schedule 5, not Schedule 6, because it is applicable to Assam, Meghalaya, Tripura, these four, for these particular 4 areas. Actually, this particular provision, which contain provisions for the control, administration of scheduled tribes and scheduled areas, and paragraph 5.1 of the schedule, Schedule 5 gives a power of the governor to apply with modifications or exempt application of certain central state enactment in scheduled areas. And there are also, there is one case of 2002, that is Cherevalu Leela Prasad Rao versus State of Andhra Pradesh, where the 5-judge bench of the Honorable Supreme Court was hearing a challenge to the governor's exercise of power, which has been incorporated under paragraph this 5.1 of to issue a government to
reserve the teaching position. That was a case with related to this teaching position, and this particular concept was elaborated by the court in that particular case law. And so far as the scope of this paragraph 5.1 of the schedule 5 of the Indian Constitution is concerned, we will find that it begins with a non-obstant clause. We will have to understand what is the basic aspects behind that, and it grants practically. You will find that it grants a very wide power to make certain state central enactments. And so far as this particular aspect which we are discussing today with regard to this particular council, so this power has been given. But no doubt, after going to in very brief with regard to this how it came into existence, and there are certain things we can see that certain things are lacking. When it will be before the court, so court will look into in brief, in detail with that were taken into consideration or not. And there are other cases also there, like Union of India versus Rakesh Kumar. This is the case of 2010, where in this particular case also the spirit, we may call it, the fifth schedule was taken into account, that how it is going to be benefited. In very concluding, in very brief, I will say, what is the motto, what is the purpose behind this of the fifth schedule, and what is the ultimate goal of fifth schedule, and whether it can be achieved. So how it came into existence, that is itself in question, and it was raised that the chairman and the vice chairman word is not there, meaning that by the minister will be there, and the representative from the tribal areas will be there, which has been mentioned in these council rules of 2021. So obviously that will be taken, and but the ultimate purpose, the basic canons of the constitution, basic philosophy of the constitution, and spirit of the constitution must be honored. Otherwise, the whole purpose is going to be frustrated, and we will lose the ultimate goal. And keeping in view in the backdrop of the preamble of the constitution, that is a very important part of the constitution, so which is talking about the justice, economic, and the social, so whether it can be meted out or not. So in that angle, we will have to see, and definitely, and there are certain shortcomings which can be looked into, and by that process, it can be taken before the court of law, and we can see how it can be resolved. So definitely, keeping in view the spirit of the constitution, we will have to look into this particular aspect. With you, this word, I stop it here. Thank you very much, Rashidi Saab and other members. Thank you very much. Thank you very much, sir. शुक्रिया अफकार साहब, आपने बहुत शॉर्ट कॉल नोटिस में अपनी बात को रखा, और आपने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जो ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन का, ह्यूमन राइट का, आपने रखा. अब हमारे बीच में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर के जनरल सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, गेस्ट प्रोफेसर, लखनऊ लॉ कॉलेज, ये आपके बीच में अपनी बात को रखेंगे, और इनका जो पर्पस होगा, क्योंकि लॉ एंड लॉयर फॉर द पीपुल के बैनर के तले हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम वाइस रोहित साहब से कहेंगे कि अपनी बात को रखें. हाँ, यस. मैंने भी अपने दोनों पहले वक्ताओं को सुना. कोशिश मैं ये करूंगा कि उन्होंने जो कहा है उसमें कुछ रिपीट न करें, लेकिन जहां मुझे अपना अलग से मंतव्य देना होगा तो मैं लिबर्टी चाहता हूं कि मैं वो मंतव्य दे. तमाम जजमेंट्स का जिक्र किया गया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मोटे तौर पर जब कोई भी प्रोविजन, कोई लॉ या any portion of law, whenever it is assailed before the High Court of the Supreme Court, the effort of the court always remains to justify the intent of the legislator, unless placed that it is contrary to the Constitution. जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई लॉ या पोर्शन ऑफ द लॉ, कोई ऑर्डर, वो
मोटे तौर पर कोर्ट ये मान के चलती है कि जो भी लॉ बना है वो सही है और कोशिश भी करती है कि उसको अपहोल्ड किया जाए, जब तक कि एकदम खुले तौर पर यह साबित न हो सके कि ये संविधान के विरुद्ध। ये अभी तक जो पैमाना तमाम अदालतों में आया है कानून को परखने का, वो ये है। अब इस एंगल से हम अगर देखें तो जो ये झारखंड ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन हुआ है, इसकी वैलिडिटी को हम यहां नहीं टेस्ट करेंगे, अपनी राय रखेंगे। राय ये रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने क्या शब्द इस्तेमाल किया, 5th शेड्यूल के बारे में, गवर्नर के रूल के बारे में, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, या गवर्नर के रोल और उसकी पावर के बारे में जो दूसरे आर्टिकल उसमें क्या कहा गया, और ऑथेंटिकेशन क्या है, इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन क्या है, पावर क्या है, मैनरिज्म ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर, और इंटेंशन ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर। ये सारी चीजें, क्योंकि मैं समझता हूं ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि इसमें किससे कंसेंट ली गई, किससे नहीं ली गई, कैसे इशू हुआ, क्या इसके पीछे था, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट है कि क्या इस जो एक रूल्स बने हैं इससे ट्राइबल का फायदा होने जा रहा है कि नहीं, और ढंग से लागू सकता है। तो अब शेड्यूल 5 की लैंग्वेज मैं फिर से अपने ढंग से को बताना चाहता हूं। इसमें है देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज देयरइन एंड इफ द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट also it having scheduled tribes but not scheduled areas therein, also a council consisting of not more than 20 members of whom as nearly as may be 3/4 shall be the representatives of scheduled tribes in the legislative assembly of the state। और फिर उसके बाद और दिया हुआ है क्लास 3 इसका, द गवर्नर may make rules prescribing or regulating as the case may be। और फिर उसके बाद उसके दिए हुए हैं कि ये क्यों बनेगा। इसमें मुझे देखने में नहीं आया कि शेड्यूल 5 में कहीं ये लिखा हो कि गवर्नर जो रूल बनाएगा उसमें चेयरमैन गवर्नर ही होगा। तो हम एक बात या तो ये मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने ऐसा प्रोविजन बनाना जरूरी नहीं समझा, या कम से कम इतना मान सकते हैं कि इस दिशा में रूल साइलेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन साइलेंट। तो क्या साइलेंस को हम निगेशन में पढ़ सकते हैं या साइलेंस को पॉजिटिविटी में पढ़ें कि अगर शेड्यूल नहीं कहता कि गवर्नर ही चेयरमैन होगा, शेड्यूल अगर डिस्क्रिशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल नहीं करता, तो हम डिस्क्रिशन या गवर्नर के चेयरमैन को इमेजिन करके किस हद तक कर सकते हैं, और सिर्फ इमेजिनेशन के आधार पर हम किसी रूल को किस हद तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर, ये एक सवाल है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द गवर्नर मे मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग और रेगुलेटिंग, तो रूल रेगुलेटिंग से निकला रेगुलेशन और रूल दोनों शब्द आ गए। अब रूल और रेगुलेशन ये दोनों आर्टिकल 13 में लॉ के डिफिनेशन में दिए हुए हैं कि रूल हो रेगुलेशन हो, लेकिन उसके पहले जो शब्द आता है लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, तो पहला शब्द आता है उसमें ऑर्डिनेंस। तो गवर्नर की सबसे बड़ी पावर ऑर्डिनेंस है, और ऑर्डिनेंस भी सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। तो कोई भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी दी गई है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ दी गई, किसी को अनफिटर्ड, अनकंट्रोल्ड, अनगाइडेड पावर नहीं। इसलिए ये इमेजिन करना मेरी समझ से कि 5th शेड्यूल के मायने यह है कि गवर्नर ही सर्वे सर्वा होगा, न ऐसा लिखा है न मैं ऐसा पढ़ पा।
और अभी हमारे जो पहले वक्ता ने जिक्र किया छत्तीसगढ़ के काउंसिल के बारे में, जो चैलेंज हुआ, वहां भी इस बात को नहीं माना जा सका। उसके खिलाफ उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर नहीं किया। तो इसलिए एक तो ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा से क्या समझते हैं, दूसरा जो मंत्रिपरिषद की सलाह और उन सब प्रोविजंस का जिक्र हुआ उनको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम आर्टिकल 166 का क्लास 2 देख लें जो ऑथेंटिकेशन के बारे में है। आर्टिकल 166 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। क्लास 1, all executive action of the government of a state shall be expressed to be taken in the name of the governor। क्लास 2 कहता है orders and other instruments made and executed in the name of the governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the governor। क्लास 3 कहता है the governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of the state and for the allocation amongst ministers of the same business insofar as it is not business with respect to which the governor is or by under this constitution। तो आर्टिकल 6 के तहत जबरन का सवाल खड़ा हुआ कि ऑथेंटिक को रेगुलेशन को इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना था। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 2021 पर्टिकुलरली हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले के जो जजमेंट्स हैं ज्यादातर वो स्टेट ऑफ बिहार का जिक्र करते हैं। स्टेट ऑफ झारखंड जब कार्व आउट हुआ या मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ कार्व आउट हुआ तो ये ट्राइबल एरियाज को, ट्राइबल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही कार्व आउट हुआ। तो जो जजमेंट्स 2000 इसके कार्विंग आउट के पहले के झारखंड के या छत्तीसगढ़ के जो पूरे स्टेट को ध्यान में रख के पढ़ते थे, या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का है जिसमें तमाम स्टेट्स में कुछ एरियाज को पॉइंट आउट किया गया कि ट्राइबल एरिया है, जिसमें बिहार में रांची डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम, संथाल परगना और लातेहार, इनको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया गया था। तो वो जब वो एक एरिया था और अब एक ट्राइबल स्टेट, तो पुराने ढंग से जैसे हम चीजों को पढ़ रहे थे, क्या उसको आज उसी स्थिति में पढ़ सकते हैं? और ये जो रूल हमारे पास भेजा गया है, इसमें जो एंट्रो है वो एंट्रो ही कहता है notification number dated such and such dated 4 June 2021 in exercise the powers conferred by Part D, subparagraph 3 of paragraph 4 of the 5th schedule to the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to make the following rules, namely। तो ये जो रूल बना है ये गवर्नर ने बनाया, ऐसा इसको पढ़ने से लगता। और इसके आखिर में को अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है कि बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, और फिर ऑथेंटिकेशन सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। तो एंट्रो से लेके एंड तक गवर्नर का डिसकंटेंट हो या डिसअप्रूवल हो या कंसेंट न हो, ये हम ऐसे ही इमेजिन नहीं करना चाहते। अब इसमें जो रूल में हमने देखा जिसको कहा जा सकता है कि भाई 5th शेड्यूल के लाइट में ऐसा नहीं है, जो बातें कही गई
chief minister will be the chairman, and minister of the department concerned will be the vice chairman. वो डिस्कस क्या क्या करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि and other matters which have been referred by the governor. तो इसलिए हमको इस रूल में ऐसा नहीं लिखा कि गवर्नर को डिमीन किया गया है या एक्सक्लूड किया गया है, ये डेलिबरेटली उसके रोल को ड्रॉप किया गया या उसके डिस्क्रिशन को चोट पहुंचाई। क्योंकि आज की तारीख में जब तमाम गवर्नर्स खुले तौर पर गवर्नमेंट्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के खिलाफ एक्ट पास करने की भी हिम्मत करते हो, होटलों में विधानसभाएं बैठा देते हो, खुले तौर पर बिना गवर्नमेंट के असाइनमेंट के टूर बना लेते हो, तो हम ये नहीं समझते कि गवर्नर बहुत कमजोर है आज की तारीख, और अगर उसकी कंसेंट नहीं ली गई होगी तो वो चुप रहेगा। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा आया नहीं कि 4 जून से लेकर अब तक ऐसा कोई असंतोष राज्यपाल सचिवालय की तरफ से झारखंड में आया। तो इसलिए कानूनी दृष्टि से इस पर बहस करना अच्छा है, इसके संवैधानिक पहलुओं को भी देखना अच्छा है, पुराने जजमेंट्स को भी देखना अच्छा है, लेकिन ट्राइबल एरिया के लोगों के उत्थान और विकास के लिए ये काउंसिल काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये मेरे समझ से एक जो निहित उद्देश्य है। क्योंकि एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश कुमार, तो इसमें जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन का जजमेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का जिक्र करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के मुंशी साहब की स्पीच को हल्का सा कोट किया गया है कि ये ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया क्यों जाए। पूरे की तो इसके पैरा 5 में है, इसका साइटेशन है 2010 वॉल्यूम 4 SCC पेज 50। इसके पैरा 5 में है, hence it is evident that the framers means constitution framers intent behind including in the 5th schedule was that of a separate administrative scheme for scheduled areas in order to address the special needs of tribal communities. During the debates on the floor of the Constituent Assembly, some members had criticized such differential treatment for scheduled tribes. In response to such criticism, Sri K.M. Munshi had said that Adivasis or tribes were many in number, belonging to different ethnic, religious and social groups, and he explained the object of the drafting committee's proposal in the following words. Up quote, we want that the scheduled tribes in the whole country should be protected from the destructive impact of races possessing a higher and more aggressive culture, and should be encouraged to develop their own autonomous life. At the same time, we want them to take a larger part in the life of the country adopted. They should not be isolated communities or little republics to be perpetuated forever. Object is to maintain them as little unconnected communities which might develop into different groups from the rest of the country, and that these rights should be absorbed in the national life of the country. Unquote. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्पीच इस जजमेंट में कोटेड है। ऑब्जेक्ट है द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। आप वहां झारखंड में बैठ करके समझ सकते हैं कि आज की तारीख में और आज के समय में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए प्रोविजन बनाने में, उसके लिए स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने के बारे में
क्योंकि तमाम जजमेंट्स में आया है कि 5th शेड्यूल में गवर्नर को इसलिए फाइनल से दी गई थी, माना गया था कि अगर गवर्नमेंट ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कुछ करने में गुरेज करती है तो गवर्नर उसके संरक्षक के तौर पर रूल रेगुलेशन बनाएगा और काउंसिल बनाएगा। तो आप बेहतर अपने प्रदेश के बारे में सोच सकते हैं कि वहां पर ये काउंसिल बनाई गई है, इसके जो प्रोविजन बनाए गए हैं, इस प्रोविजन से ट्राइबल्स का उत्थान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ऐसी काउंसिल बनाए जाने से कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी के खिलाफ प्रोविजन होने ये काउंसिल प्रपोज करने वाली है, या जो भी शेड्यूल ट्राइब्स के उत्थान के लिए स्कीमें हैं उसको इम्प्लीमेंट होने में कोई दिक्कत आने वाली, क्योंकि कोई भी लॉ या रूल उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, इस आधार पर देखा जाता है मेरी समझ कि उसका रैशनल क्या है, उसका रीजनेबल नेक्सस क्या है, और रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। तो जो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशन के बाद ये अगर प्रोविजन बना है और उस डिबेट में ये था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ होगा तभी उन्होंने अपने जजमेंट को कोट किया है, तो मैं समझता हूं कि जो आपका रूल है उस लाइट में भी देखा जाना चाहिए। टेक्निकलिटी बहस के लिहाज से बहुत सी उठाई जा सकती हैं और जजमेंट्स गेस्ट स्पीकर इधर भी बताया गया, मैं वहां 1992 से जाता हूं लेक्चर देने। मैंने हमेशा ये बात, लॉ इज मेड फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी इज नॉट मेड फॉर द लॉ। तो उद्देश्य है लॉ का उससे यह है कि सोसाइटी को यह किस हद तक फायदा पहुंचाएगी, इसलिए लॉ को स्टैटिक नहीं माना गया कि उसको हमेशा एक ही ढंग से पढ़ा जाएगा, इसीलिए इंटरप्रिटेशन हमारे हमेशा बदलते हैं, और इसीलिए किसी भी जजमेंट को कभी गलत नहीं कहा जाता। जैसे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में होता है, अगर 3 जजों की बेंच बैठ गई तो एक जज जो कहेगा उसको कहेंगे माइनॉरिटी व्यू है, 2 जज जो कहेंगे वो कहेंगे वो जज। अगर 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ गई तो उसमें जो 3 कहेंगे वो मान लिया जाएगा, 2 को कहेंगे व्यू है। और ऐसा अक्सर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट का भी जब रिविजिटिंग होती है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी तो उसमें फिर जो 3 ने कहा उसको कहा गया जजमेंट है, दूसरा व्यू है, और पहले वाला ओवररूल हो गया। तो इसलिए किसी भी जज के फैसले को गलत नहीं कहा जाता, लेकिन उस जजमेंट को चैलेंज किया सकता है अपील में, रिवीजन में, एसएलपी में, रिट में, जो भी प्रोविजन जहां पर प्रोवाइडेड है। तो इसलिए कोई भी जजमेंट फाइनल नहीं होता, कोई भी लीगल व्यू फाइनल नहीं होता, और कोई भी जजमेंट या लॉ उस पर्टिकुलर समय में सही होता है या गलत होता है। और बाद में ये तो एग्जीक्यूटिव तो है नहीं, जुडिशरी है, तो जुडिशरी सबसे ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करती है और इसीलिए उसके नॉर्म्स आते हैं। आप 2008 का जजमेंट लीजिए, ऑफिशियल लिक्विडेटर उसे दयानंद, उसमें कहा है जुडिशियल डिसिप्लिन में कि अगर 2 जजों की बेंच 3 जजों का बेंच के जजमेंट को नहीं मानेगी तो इट विल बी वायलेशन जुडिशियल डिसिप्लिन। तो इसलिए जजमेंट के आधार पर ये जो काउंसिल है नए कॉन्टेक्स्ट में इसका कितना फायदा या कितना नुकसान ट्राइबल कम्युनिटी के या शेड्यूल एरिया में जो लोग हैं उनको पहुंचने वाला है, मैं समझता हूं इस एंगल को और अगर आप जोड़ना चाहें तो बेहतर होगा। और तब मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले के वक्ताओं ने बात कही है उसमें हमारी बातों को जोड़ दिया जाए और उसमें समग्र तरीके से अगर आप विवेचन करें और तब ये तय करें कि कौन ये जो रूल बना है सही है गलत है, तो ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि न मैं यहाँ फैसला देने के लिए बैठा हूँ, ना आप मुझसे उम्मीद करते होंगे कि मैं फैसला दूंगा। मैंने अपनी राय व्यक्त की है और मैं समझता हूँ कि आप इस पर विचार करने का प्रयास करें। धन्यवाद। शुक्रिया रोहित साहब। अब हम जो पैनल में जो लोग पार्टिसिपेंट हैं
अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन रेज करना है पर्टिकुलरली तो अपना अनम्यूट करते हुए माइक को अपनी बात को रखें। जोगेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जोगेंद्र जी। whether the nascent TSC rule will satisfy the object of the Part B of the 5th Schedule of the Constitution of India in present form or not. As our learned senior friend Lohit sir has said, there is apparent consent or approval of the Her Excellency. So we cannot find any or say any error occurring there in the rule making process. So I want to know whether in the present form it would be capable to meet the object of the constitutional provision for the advancement and betterment of the tribal people. And what would be the impediment? और किन्हीं को लोहित साहब से अगर कोई सवाल है तो वो बोल दे ताकि एक ही साथ में वो एड्रेस कर दे। किन्हीं को लोहित साहब से अगर कोई सवाल है। एक मेरा सवाल है लोहित साहब कि क्या हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क में बना है कि नहीं बना है, और यह क्या हम ये कह सकते हैं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और यह लागू होने से कोई संविधान के प्रावधान को बाधा नहीं पहुंचेगा और उसके विरुद्ध नहीं है? ये दो सवाल पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया जाए। रोहित साहब आप ही को जवाब देना। सर अनम्यूट कर लीजिए सर, रोहित सर। नहीं वो जोगेंद्र अभी और क्वेश्चन इनवाइट कर रहे थे तो मैं ये अनम्यूट नहीं किया। मेरे हिसाब से जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब मेरे संबोधन में था। मेरा ये कहना है कि रूल के एंट्रो से लेकर जो एंट्रो वाला पैरा है और लास्ट में ऑथेंटिकेशन तक, उससे ये कहीं जाहिर नहीं होता कि गवर्नर हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट और देयर इज एनी डिसकंटेंट और डिससैटिस्फैक्शन और डिस्कम्फर्ट ऑफ द गवर्नर। दूसरा मैंने ये कहा है कि इसमें जो कंपोजिशन है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स, तो इस कंपोजिशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखना ही पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हु विल बी द चेयरमैन। उसमें सिर्फ ये लिखा है गवर्नर में मेक रूल। तो गवर्नर रूल बनाएगा। अब उसमें चेयरमैन कौन होगा, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। तो साइलेंस को न हम निगेशन में पढ़ सकते हैं न पॉजिटिविटी में पढ़ सकते हैं। ये मैंने कहा। दूसरा हमने कहा था कि 166 का क्लास 2 क्या है जो ऑथेंटिकेशन के बारे में कह रहा है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन कैसे हुआ है इसके आधार पर कोई रूल इलीगल नहीं होता। तीसरी बात मैंने कही थी कि आर्टिकल 13 में लॉ की डिफिनीशन दी हुई है। कहता है लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल और फिर फर्दर जाके लास्ट में कस्टम और यूसेज तक। तो उसमें रूल और रेगुलेशन दोनों इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो पहली पावर है वो ऑर्डिनेंस की है। बट ऑर्डिनेंस पावर इज आल्सो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। चौथी बात मैंने ये कही थी कि इस देश में गवर्नर ही नहीं, गवर्नर हो, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, किसी को अनफिटर्ड, अनकंट्रोल्ड, अनगाइडेड पावर नहीं। सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, ये मैंने कहा। तो इसलिए
किसी को सर्वे सर्वा कॉन्स्टिट्यूशन ने माना ही नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा। रूल मेकिंग पावर है, एंड रूल मेकिंग पावर हैज बीन एक्सरसाइज। तो जिस ढंग से लिखा गया है वो पावर एक्सरसाइज की गई है। तो हम इसमें इमेजिन कर लें कि गवर्नर अगर चेयरमैन नहीं है तो वो बहुत गलत हो गया। तो दिस इमेजिनेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी वर्ड मेंशन्ड इन दी फिफ्थ शेड्यूल, ये मेरा कहना। हमको ऐसा कोई शब्द मिला नहीं, न इसमें गवर्नर चेयरमैन होगा ऐसा कोई शब्द मिला, और न गवर्नर डिस्क्रिशन होगा ये नहीं मिला। गवर्नर में मेक द रूल। तो अब वो विषय से इतर हो जाएगा। अदरवाइज बहुत से जजमेंट में कहा गया है इंक्लूड्स मे नॉट। तो अगर कोई पावर आपको दी गई कुछ करने की तो उसमें भी शामिल है कि हम नहीं करते। लेकिन एक जजमेंट है इस सवाल पर, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस अजय कुमार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ सम अथॉरिटी इज नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन, दैट अथॉरिटी मे बी फोर्स्ड टू एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन। क्योंकि अगर आपको कोई कार्य करने की शक्ति है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे शक्ति है तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपको विधान ने शक्ति दी है तो शक्ति इस्तेमाल करनी। अब जब शक्ति इस्तेमाल करेंगे तो सवाल उठेगा किस ढंग से आपने इस्तेमाल कर दिया। तो मैनरिज्म ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर, दैट इज द मेन थिंग। तो इस पर मैंने कहा था कि किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको तय करने के नॉर्म्स रखे गए। तो नॉर्म्स क्या रखा गया है कि रैशनल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट sought to be achieved. If this is satisfied, then any law is never declared unconstitutional. कोर्ट्स ये पहले मान के चलती हैं कि जो लॉ बना है वो सही है, जब तक उसको खुले तौर पर साबित नहीं किया जा सके कि ये किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध। और कोई क्वेश्चन? एक बिमल टोपो साहब का एक सवाल आया है, तो बिमल टोपो साहब से आग्रह करेंगे कि उनका सवाल किसे वो अनम्यूट करके इस सवाल को रखें। क्या सवाल आया है? In reference to Article 244, हाँ। one TAC can make own constitution in scheduled area. It was then how? If no, then why? इसको थोड़ा और क्लियर कर देते। In reference to Article 244, हम्म। one TAC can make own constitution. Whether TAC can draft or enforce own constitution in scheduled area. If yes, then how? If no, then why? Legislative power of the TAC. The only question is whether the TAC has legislative power on the issue or not. क्या ये सवाल सही है विमल जी? विमल जी, इसको और अगर कुछ क्लियर से रखना चाहते हैं तो रखें। ये क्वेश्चन वही है 244.1 के रेस्पेक्ट में। ये जो फिफ्थ शेड्यूल में टीएससी का जो प्रोविजन है वो अपने शेड्यूल्ड एरिया में अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं या नहीं? अगर बना सकते हैं तो कैसे, और नहीं तो क्यों? अब इसके मैं सोचता हूँ कि 244 को पढ़ लिया जाए तो अच्छा है। 244 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल shall apply to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes in each state other than the state of Assam, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये कहता है कि फिफ्थ शेड्यूल के जो प्रोविजन हैं वो शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जैसी कोई बात नहीं की है। ये कहता है फिफ्थ शेड्यूल जो है ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए बना हुआ है। तो अब इसीलिए
जब आप 5th शेड्यूल देखिए तो 5th शेड्यूल के ऊपर ही लिखा हुआ है आर्टिकल 244। ये 5th शेड्यूल के नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में आर्टिकल 244(1) प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल साइट। उन्हीं वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया 5th शेड्यूल के नीचे। तो इसलिए इसके माने ये हुआ कि 5th शेड्यूल में जो लिखा हुआ है वही चीज है, उससे इतर हम हमारी पढ़ने की हिम्मत नहीं है। इसमें उरांव साहब इसमें अपना एक आप ओपिनियन दे देते। उरांव साहब हैं थोड़ा सा विमल टोप्पो का जो सवाल है इनका जैसे कि लोहित सर ने भी जैसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है वो लिटरल इंटरप्रिटेशन के दायरे में आया है और जो वर्ड्स के बियॉन्ड जो मीनिंग है उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 244 आपके क्लॉज 1 स्पेसिफिकली कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, वो जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वो गिने हुए हैं, राइट, वो 5th शेड्यूल का पार्ट है इसके। वो एरियाज हैं जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जो एरियाज हैं वो आपके 5th शेड्यूल एरियाज में हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है जिसमें कि एक विशेष आपका संविधान बनाने की बात हो, ऐसी कोई बातें इसमें नहीं लिखी हुई है। तो संविधान को मुझे नहीं लगता कि जी सर, संविधान वर्ड यूज ना करके कोई नियम वाली कोई ऐसा हो जो ट्राइबल लोग का डेवलपमेंट के लिए रूल बनाए, जिसको टीएससी बनाए, जिसको मानने के लिए बाध्य हो। नहीं, 244 तो स्पेसिफिकली आपको वो कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस क्षेत्र में होगा, है ना, वो क्षेत्र निर्धारित किए गए, उन क्षेत्रों में ये जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे। लेकिन ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर जो कि एक तरह का वो पावर है वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टैग का जो रोल दिया गया है वो एक एडवाइजरी रोल है और वो ड्यूटी बाउंड है। अगर आप देखें पैराग्राफ 4 का सब पैरा 2 वो कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज ऑन सच मैटर्स pertaining to the welfare and advancement of the scheduled tribes in the state as may be referred to them by the governor। तो ये इसका क्या काम होगा टैग का, वही उसको दिया गया है इसमें, और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं चीज मेंशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ इंगित करता हो, केवल यही रोल दिया है। ठीक है, तो इसके बियॉन्ड तो हम नहीं जा सकते एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी क्योंकि पावर चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है तो हम उसमें इन्फर भी नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पता नहीं। ये बस उतना ही रोल है इसका, एक रिकमेंडरी रोल है, एडवाइजरी रोल है, और वो भी गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको स्वीकार करती है या नहीं, वो भी मैंडेटरी नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है। तो ये इसका एक लिमिटेशन कह सकते हैं आप है। देन सर ये जो है ना प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स में जो है, तो इसका क्या रोल रह गया सर? है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो जो स्टेट बनाता है वही चलता है, फिर ये हमारा जो सीएनटी एरिया में है जो टीएससी जो काम करेगी फिर क्या फायदा हुआ? सारा का सारा नियम तो उधर ही का लग जाता है हमारे ट्राइबल एरिया में, जो भी सेंटर से आता है वो चला जाता है, गवर्नर कुछ करता ही नहीं है। जहाँ तक ये टैग का सवाल है, टैग में तो जो रोल है वो तो डिफाइंड है, लेकिन आप पूरी अनुसूचित जो प्रोविजंस है, बाकी सारे प्रोविजंस आप देखेंगे, हाँ ये बिल्कुल सही है कि गवर्नर का जो रोल है वो गवर्नर का रोल अब तक देखने को आया है कि उन्होंने अपने रोल्स को एक्सरसाइज नहीं किया है। बाकी सारे प्रोविजंस को अगर आप देखें, अगर हम क्योंकि मुद्दा टैग का है तो टैग पे अगर हम केंद्रित करें तो वैसा कोई रोल नहीं है। यहाँ तक जैसे मैंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो भी इसी बात को लेकर था कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है क्या वो उस पर्टिकुलर जो सब पैरा 3 में डिस्क्रिप्शन का रोल है या नहीं है। तो उस वक्त ये कहा गया था इस पैराग्राफ के लिए उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो और लेकिन बाकी जो पैराग्राफ्स आप देखेंगे पैरा 5 में उसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो कि
ये इसको लेड आउट करती है कि उन सब केसेस में जहाँ पे सेंट्रल लॉ है, स्टेट लॉ है, उसको एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन के करके उसको गवर्नर को पावर है कि वो स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर ने अभी तक स्वतंत्रता के में ऐसे एक ही दो उदाहरण मिलेंगे उड़ीसा को छोड़कर जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन करके उसको स्टेट में स्टेट के शेड्यूल एरियाज में अप्लाई किया। गवर्नर के काफी डिस्क्रिशन पावर है। अब वो डिस्क्रिशन पावर किस पैराग्राफ के लिए है? तो पैरा 5 में काफी डिस्क्रिशन है, लेकिन जिस सब पैरा की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे टैग का है वहां पे जो बीके मनीष का कोई केस है जहाँ पे वो एक इशू बना था, वो इशू यही था कि गवर्नर को उस पर डिस्क्रिशन है या नहीं। तो उसमें कहा कि जो कोर्ट ने कहा कि वहां पे डिस्क्रिशन नहीं है। तो अगर पूरी 5वीं अनुसूची की बात करें तो गवर्नर का एक बहुत बड़ा डिस्क्रिशन रोल है। इस पॉइंट हम बात करें तो वहां पे उसका डिस्क्रिशन लिमिट हो जा रहा है। वो फिर जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वो एक नोटिफिकेशन जो इशू है वो इन द नेम ऑफ द गवर्नर है, जो कि एज पर रूल मेकिंग प्रोसेस है। हेंस उस प्रोसेस को कंप्लाई किया है तो ये उस लिहाज से अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रतीत नहीं होता है। लेकिन आपका जो सवाल है पूरे 5वीं अनुसूची को लेकर है वो एकदम सही है कि गवर्नर्स ने अपने एक्सरसाइज नहीं किया। तो वहां पे इवन एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑल इंडिया लेवल पे 2008 में, तब 10 प्रेसिडेंट ने जब ये बात पता चली कि गवर्नर को पूरे अनुसूचित क्षेत्र में स्पेसिफिकली 5 जो पैरा है उसको लेकर एक डिस्क्रिशन का पावर है, तो उन्होंने एक ऑल इंडिया गवर्नर्स की मीटिंग भी कॉल की थी और इस बात को दोहराया था कि आप इस पावर का, डिस्क्रिशनरी पावर का आपको इस्तेमाल करना है, आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते। इस बात को लेकर एक ऑल इंडिया गवर्नर्स मीट 2008 में हुई भी थी। तो उस लिहाज से आपने ये नहीं कह सकते कि गवर्नर्स के स्टेट्स में लॉ ऐसे थोपे जा सकते हैं, गवर्नर्स उसको अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में वहां लिमिटेशन है। आप अफकार साहब से चाहेंगे अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं इस ऊपर, उसके बाद आपको टर्न आता है। सर अभी हम लोग पास टाइम है, कुंडलना साहब आपको बिना बुलाए हम लोग नहीं खत्म करेंगे। अफकार साहब इसमें अपना ओपिनियन थोड़ा सा, जो इशू ये लॉ इन्फोर्स करने का जो है इसमें थोड़ा सा आप अपना पक्ष रख देते हैं। Actually, Rashidi Saab, question raised by one person, Mr. Vimal, is very correct. Actually, law is there, but how you will utilize it? A number of times you will find that especially the discretion power in certain occasions is not utilized due to certain indirect pressure. You know very well who is the governor and what is the relationship between governor and the state government. He will work like a bridge between the central and the state government. But in the last, especially 1 or 2 decades, we find that governors who are, which type of persons are being appointed as a governor and under whose pressure the governor is working. So number of times it has been found last 1 or 2 decades that they are not discharging the honorable governor so far as the discretionary power is concerned due to certain external, I will say that by the center and the state relationship, it has not been utilized. And I have already said that what is the legislative intent, what is the split, and why Lohit sir has very rightly pointed out that what is the rationality behind. That is very important, and why it has not going to be implemented. These 3 things are very important, and that will not be taken into account in serious way as the meeting was conveyed in 2008, and other symposium and seminars have also taken place. So far as the implementation part is concerned, is lacking. We generally find in criminal law or civil law, laws are there, but so far as the machinery is concerned, how it is going to be implemented, it is weak due to several reasons. Obviously, there are implied political reasons which is doing the work, and due to that reason, it is not properly implemented. Obviously, there should be a strong, I may call it, not only mechanism is going to serve the purpose, but there should be a straightforward guideline. And Supreme Court has also, in decisions and in a number of seminars, this question was raised. So it is, in the present time, I will honestly say, it is not going to meet the purpose due to one of the vital reasons is political reasons. And so there are certain shortcomings in the machinery. That's why it is not.
निकल गया सर, सर, आपको this मिस is कॉल from- करेंगे लगता था। हाँ, अब मैं नहीं सर, म्यूट। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, अब मैं विनीत बोरी शेखा साहब से बोलेंगे कि वो अपनी बात को रखें। वो रिक्वेस्ट किए थे, वो असद साहब छोड़ दिए। और एक हम लोग के बीच में अलबेल बेंजामिन बारा, वो जो बोलना चाह रहे हैं वो अपनी बात को रखें। हाँ बोलिए, स्टार्ट, यू स्टार्ट बेंजामिन जी। सर क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? ना आप ही को ये धन्यवाद सर, बहुत बहुत जोहार आप सभी लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा ये सत्र शुरू हुआ है। मैं सीधे सवाल पर ही आता हूँ कि पहला सवाल, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल कि जिस तरीके से हमारे प्रोफेसर लोगों, लॉयर्स लोगों ने बताया कि ये जो भी कानून बना है गवर्नर के रेटिफिकेशन के साथ ही बना है, गवर्नर ने इस चीज पर अपना हस्ताक्षर किया तो ये कानून बना। तो मेरा सवाल है, तो क्या गवर्नर अपना डिस्क्रिशनरी पावर को जो 5th शेड्यूल में उसे दिया हुआ है, ये जो कानून बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इस पे डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके इसको चेंज कर सकती है या नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ को देखूं, आज भी छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को बनाने का एक मुहिम छिड़ चुकी है जो गवर्नर की तरफ से लिया गया है। लेकिन गवर्नर ने क्या किया है कि गवर्नर ने राज्य सरकार को आमंत्रित किया कि आप लोग पेशा कानून को बनाने के लिए पहल दें, और मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। तो अब स्टेट सरकार पेशा कानून को बनाने की पहल शुरू कर चुके हैं। मान लीजिए कि पेशा कानून बन गया और वो गवर्नर के पास आया वो कानून, तो क्या कानून बनने के बाद फिर से क्या गवर्नर उसको अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके उसको बदल सकती है या नहीं बदल सकती है? धन्यवाद सर। यह सवाल को लोहित साहब आपने स्पीच में बोले हैं, फिर थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई कर देंगे। उनका ये कहना था कि इसको जो है अपना डिस्क्रिप्शन यूज करता है, इस बात से रामचंद्र उरांव साहब भी सहमत थे। वो दोनों से आग्रह है, पहले हम लोहित साहब से बोलेंगे, इसको क्लैरिफाई करें। माइक ऑन हो जाएगा। माइक अनम्यूट किया जाए लोहित सर। लोहित सर, हाँ कर दे सर। हाँ, आपको इनका जो सवाल है कि फिर रेक्टिफाई ये फिर डिस्क्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं चाहिए गवर्नर आफ्टर मेकिंग फ्रेमिंग रूल, इसी पर इनका क्वेश्चन है ना बारा साहब? जी आपने अभी जी सर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आया है हमारा 2021 का टीएससी का जो रूल आया है, क्या इसमें अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके सारी चीजों का रद्द कर सकते हैं या उसमें अमेंड कर सकते हैं बिना किसी के पूछताछ के, बिना किसी स्टेट काउंसिल के? वो खुद से कर सकते हैं या नहीं, इसके स्पष्टीकरण चाहिए था। लोहित साहब, मैंने तो अपने संबोधन में ये कहा कि मुझे डिस्क्रिशन शब्द मिला ही नहीं 5th शेड्यूल में, और न ये मिला कि गवर्नर ही चेयरमैन होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। गवर्नर चेयरमैन हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो भी ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है सवाल पर। तो इसलिए ये रूल बना करके गवर्नर ने अपना डिस्क्रेडिट कर दिया। ये हम कहाँ से गैदर करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। वो कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते। तो इट इज विद इन हिज डिस्क्रिप्शन। जैसे गवर्नर को पावर है, तो अगर संतुष्ट है तो किसी को भी सड़क से उठा के चीफ मिनिस्टर बना देगा। अगर उसको लगेगा कि सरकार चला, तो आप किसी आदेश को तो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कौन आदमी कितनी बात पर संतुष्ट है, तो संतुष्टि कैसे चैलेंज करेगा? कोई आदमी थोड़े में संतुष्ट हो सकता है, कोई आदमी बहुत कुछ पाके संतुष्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान होकर संतुष्ट हो सकता है, कोई आदमी कैबिनेट मिनिस्टर होकर संतुष्ट हो सकता है। तो संतुष्टि को चैलेंज नहीं किया जाता, आदेश की भाषा चैलेंज की जाती। तो इसलिए और हमको और किसी भी रूल को चैलेंज करने का दो ही तरीका है। ये क्योंकि आपका बाइबल के मामले में ये स्पेशल पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी। अदरवाइज जितने रूल हैं उसके इनेबलिंग प्रोविजंस कंसर्न एक्ट में मिलते हैं। कोई भी एक्ट होता है उसमें एक इनेबलिंग प्रोविजन होता है और उस इनेबलिंग प्रोविजन के तहत रूल बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने दो जगहों पर रूल बनाने की पावर दी है गवर्नर। एक तो दिया है आर्टिकल 309 में, जहां पर यह है कि
यूनियन गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके एम्प्लॉइज, उन्होंने कहा एनी पर्सन वर्किंग इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और देश, तो उसके लिए रूल बनाने की पावर, ओरिजिनल पावर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को है। लेकिन प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि जब तक पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऐसा रूल नहीं बनाती तो प्रेसिडेंट और द गवर्नर और एनी अदर ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय हिज बिहाफ में मेक द रूल। तो एक तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया पावर प्रेसिडेंट या गवर्नर को रूल बनाने का, लेकिन अभी और दूसरा फिफ्थ शेड्यूल में 1 दिया। घंटा 5 मिनट हुआ है, मतलब बाकी मुझे जितने जाना रूल है, बनते हैं तो वो सब किसी न किसी एक्ट के तहत बनते हैं, और एक्ट में दिया एक कोई होता है कि southern set officer or the government or the department will have the power to break the rules, तो उसको enabling provision कहते हैं। अब यहाँ enabling provision जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के लिए है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ प्रीएम्बल में दी गई। तो मैं समझता हूँ ये जो फिफ्थ प्रीएम्बल है, दिस इज एन enabling provision for the governor to make the rules, क्योंकि इसकी लैंग्वेज यही है कि the governor may make the rules, so this is an enabling provision, governor is enabled by this provision of rule to make the rule। इससे ज्यादा मेरी पढ़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुछ में कहीं लिखा नहीं हुआ है। अब जो पेशा की बात अभी आई है छत्तीसगढ़ में कि पेशा का सवाल उठा है एक्ट बनाने का, उसके बारे में भी हम एक जजमेंट जो अभी हमने पहले रेफर किया था अपने संबोधन में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश कुमार का, उसके पैरा 8 से लेकर के अगर आप 11 तक देखें तो उसमें दिया हुआ है कि पार्लियामेंट ने जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट से प्रोविजन जोड़े गए तो 73rd एक्ट के बाद ये सवाल उठा कि ट्राइबल एरियाज का क्या हो, वहां पंचायत सिस्टम आएगा कि नहीं आएगा। तो पैरा 8 हम पढ़ रहे हैं, 2 years after the 73rd amendment act, the union government had appointed the committee within bracket entities and experts under the chairmanship of the Guria to undertake a detailed study गंजी पर आ गई उनको बोलिए ना कि आप and make recommendations to be extended to scheduled areas as contemplated by Article 243M within bracket 4 within bracket small b of the Constitution. The committee submitted its report on 17th January 1995 and favored democratic decentralization of scheduled areas. It will be instructive solution for Bhuria committee. फिर भी मैंने भूरिया कमेटी को रेफर, और भूरिया कमेटी को रेफर करते हुए जो इसमें लिखा हुआ है, अब हम कोट पढ़ रहे हैं, ट्राइबल लाइफ एंड इकोनॉमी कैमरा बंद कर in the not too distant past, before a harmonious relationship with nature and its endowment, it was an example of sustainable development. But with the influx of outside population, it suffered grievous blows. The colonial system was established on the basis of expropriation of the natural and economic resources of tribal and other areas in the country. Although critically there has been difference in the approach after the departure of the colonial masters from tribal areas, in practice the principle initiated in Article 39 and other directive principles of the state policy have to be followed more rigorously. तो इसके माने ये है कि ये महसूस किया पार्लियामेंट्री कमेटी ने कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्ट 4, उसके हिसाब से ट्राइबल एरियाज में जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें चीजों को नहीं किया जा रहा। अब पैरा 8 में कहा और पैरा 11 में आके कहा, the committee was also of the view that since the scheduled areas and tribal areas are expected to have a majority of the tribal population, the panchayats at different tiers should have a majority of members who belong to scheduled tribes. फिर पैरा 12 में कहा, based on these recommendations, अब हम बीच में पिकअप कर रहे हैं क्योंकि पूरा पढ़ने को ये जरूरत नहीं है। फिर पैरा 12 में कहा, based on these recommendations means parliamentary committee की report, the panchayat within bracket extension to the scheduled areas act 1996, hereinafter the PESA act was passed by the parliament in 1990. तो जो पेशा एक्ट का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड है पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, और पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो कॉलोनियल सिस्टम था उसमें जिस ढंग से लॉर्ड साहब यानी गवर्नर या अधिकारी तमाम काम कर रहे थे वही सिस्टम चल रहा है, भले ही कॉलोनियल रूल चला गया और देश आजाद हो गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से काम। अब इसके इतर में एक बात और कहना चाहता हूँ
कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 38 और मैं पढ़ता हूं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यद्यपि किसी भी कानून को किसी अदालत में इस आधार पर मनवाया नहीं जा सकेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विरुद्ध है, लेकिन उसमें एक बात जो कही है वो उसकी लैंग्वेज हम अगर आप इजाजत तो पढ़ दें, उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, ये हेडिंग है। ये लिखा है द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law. उन्होंने कहा ये बात दूसरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप फंडामेंटलाइज करें, एनफोर्स नहीं करा सकते, लेकिन जब सरकारें कानून बनाएंगी तो उनके लिए नीति निर्देशक तत्वों का के आधार पर ही कानून बनाने जाना बाध्यकारी होगा। मतलब वो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकते। अब इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38 वो क्या कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। राज्य लोगों की आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए अगर आय में असमानता को बढ़ाने का कानून बनता है तो वह असंभव। तो मैं सोचता हूँ अगर इस पर हम ज्यादा बोलें तो विषय भी तर हो जाएगा और अननेसेसरी लंबा भाषण हो जाएगा। तो मैं इतनी पर बात रखता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ अलग बात है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने ट्राइबल एरियाज के बारे में जो अपनी रिपोर्ट, जी धन्यवाद सर। अब ऑब्जेक्ट क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नीतियां और कानून बनाने में ध्यान में जरूर। अब मैं जोजोबा कंसल्टेंसी बोलना चाह रहे हैं और रामचंद्र सर साहब से उनका सवाल है, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा अपनी बात को रखें और इसके पहले वाले भी सवाल को मिला करके और राव साहब अगर जवाब देंगे तो ज़्यादा हम लोग का समय भी बचेगा और बात भी। जोजोबा कंसल्टेंसी है तब मैं अभी शायद वो लेफ्ट कर गए हैं। कुंडुलना साहब से हम कहेंगे अपनी बात को रखें। ईमेल कुंडुलना साहब, ईमेल आप अनम्यूट कीजिए सर। कुंडुलना साहब अनम्यूट कीजिए माइक को। बोला जाए सर। सबको जो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो जो है पावर या पोजीशन टीएससी की क्या पावर है, उसका पोजीशन क्या है? क्योंकि जो शब्दावली यूज हुई है सर आर्टिकल 166 में जो यूज हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो एडवाइज करेंगे गवर्नर को, और टीएससी भी एक एडवाइजरी काउंसिल है। जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ भी मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होगा जो कि एडवाइज करेगा गवर्नर को, और टीएससी भी गवर्नर को शेड्यूल्ड एरिया के लिए एडवाइज करेगी। तो शेड्यूल्ड एरिया के लिए टीएससी सुपीरियर बनता है या जो जनरल मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स वो उसकी पोजीशन क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट हो जाती है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन उराव सर इस पर जवाब देंगे। तो कौन सुपीरियर है इस पर सवाल है। तो जनरली ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का एक विशेष पर्पस है जो कि 5वीं अनुसूची में, और एक विशेष उसका एक ड्यूटी है। ऐसे संविधान में हम पढ़े तो उसका एक ड्यूटी बाउंड है। तो एक ड्यूटी भी निर्धारित है और उसका एक रोल भी निर्धारित है, और उसके अलावा वो और कोई रोल उसमें दिया नहीं है। उसमें एक ही चीज बताया गया है,
वेलफेयर और एडवांसमेंट, दो ही शब्द यूज किए हैं, कल्याण और उसके विकास के लिए जो भी मैटर्स गवर्नर रेफर करती है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को, वो उन्हीं मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हैं जो कि वहां पे हैं, लेकिन चूंकि वो अनुसूचित क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो ऐसे 15 लोग का विशेष काउंसिल है और उनका जो सुझाव है वो मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, खासकर उस सवालों के रेफरेंस में जिसको गवर्नर करती है, यदि आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन जो 15 खास सदस्य हैं उनका जो सुझाव काफी महत्वपूर्ण रह जाता है बनस्पत अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तुलना में। जी। तो सर उसी को थोड़ा और अगर हम एक्सटेंड करते हैं, पांचवी अनुसूची का सेक्शन 5 जो कि राज्यपाल को एक शक्ति देता है किसी भी कानून को बदलने का, क्या है, संशोधन करने का, तो क्या वो एक्सक्लूसिव राज्यपाल का डिस्कशन पावर, जो हम बार बार कह रहे हैं डिस्कशन पावर, जिसको रोहित साहब कहते हैं डिस्कशनरी पावर, कुछ नहीं है। तो जब बदलने की बात आएगी, किसी भी कानून को संशोधित करने की बात आएगी शेड्यूल्ड एरिया में, तो क्या यहाँ पर मैंडेटरी नहीं बनता है कि वो जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से परामर्श ले? हाँ, अगर वो जो सवाल जो है आपका, क्योंकि पैरा 5 में तो एक पार्ट है कि वो सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ को अनुसूचित क्षेत्रों के हिसाब से वो मॉडिफाई कर सकती है, ये पावर तो है, लेकिन उसमें जो विषय हैं, आप विषय अगर देखेंगे वो कुछ ही विषयों के ऊपर उसमें लिखा हुआ है। अगर आप पैरा 5 का सब पैरा 2 देखें, ठीक है, यहाँ भी रूल रेगुलेशन बनाने की पावर है, लेकिन कौन सी विषयों पे रेगुलेशन बनाने की पावर है और किन विषयों पे, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ठीक है, लेकिन जो टैग में है वहां पे वो स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। तो वही बात है कि डिस्क्रिप्शन कौन से पैराग्राफ के लिए, मैं जहां तक अभी मैंने पढ़ा है पैरा 5 में जो मैटर्स हैं उसमें उसको काफी डिस्क्रिशनरी रोल है, काफी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है। ये अटॉर्नी जनरल जी बानवती का भी ओपिनियन था 2010 में, तो वहां पे डिस्क्रिशनरी रोल है, वहां पे वो मॉडिफाई कर सकती है और स्टेट लॉ को भी मॉडिफाई कर सकती है शेड्यूल एरिया के तहत में। लेकिन यहाँ जो पावर प्रोवाइडेड है आपके सब पैरा 3 जहाँ पे टैग का कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, वहां पे स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन की बात नहीं हुई है, और चूंकि वहां पे वो बात नहीं हुई है और ये मैटर एक बार छत्तीसगढ़ में चला गया था, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसी मुद्दे पे, और वहां पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे वो जो पावर है वो एड एंड एडवाइस के ऊपर है, ना कि उसके डिस्क्रिप्शन पे। अगर डिस्क्रिप्शन पे होगा तो कौन सी पावर डिस्क्रिप्शन में होगी, इसका जो प्रोविजन है आप देखिएगा आर्टिकल 163 के नोट्स के ऊपर एक लिखा हुआ है कि गवर्नर एंड द कैबिनेट, वहां पे एक नोट के पीछे आप पाएंगे द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन इन फॉलोइंग केसेस, मतलब वो स्पेसिफिक चीजें होंगे जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा, वो स्पेसिफिक चीजों जैसे कि गवर्नर, द पर्पस ऑफ गवर्नर ऑफ असम अंडर पैराग्राफ 9, उसी तरह क्या स्पेसिफिक चीजें हैं, द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर अपॉइंटेड टू बी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी अंडर आर्टिकल 239 क्लॉज 2, राइट। तो इसी तरह से स्पेसिफाइड जो प्रोविजंस है वो उस पे गवर्नर को डिस्कशन का रोल है। तो चूंकि ये चीज तो स्पेसिफाई नहीं है, इन चीजों का तो स्पेसिफाई नहीं है कि टैक्स में क्या होगा, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है और कहीं भी डिस्क्रिप्शन होगा गवर्नर को तो वह स्पेसिफाइड होगा, तो इसीलिए वो बोले कि नहीं, गवर्नर हैज टू go with the aid and advice in his constitutional capacity, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी पे नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और उसी के तहत वो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उसके हिसाब से चला, और वो भी गवर्नर ने उसको ऑथेंटिकेट किया है,
सबसे बड़ी चार्ज है, गवर्नर ने उसको ऑथेंटिकेट किया है। ऐसे नहीं कि गवर्नर ने सू मोटो बना दिया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो चीजें बन के आई उसको गवर्नर ने ऑथेंटिकेट किया है। तो अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो वो तो फिर विद इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग हो गया। तो इस तरह से हमें देखना है कि पार्ट पैरा 5 में डिस्क्रिशन की बात की गई है, वहां पे अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जिसमें टैग का जो रोल है वहां पे उसमें डिस्क्रिशन का रोल हाईकोर्ट जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुताबिक वहां नहीं दिया गया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नहीं माना था वहां पे। और वो कहा था कि टैग जो रूल है 2006 का छत्तीसगढ़ का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस वक्त नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन है करने वाले संतोष कुमार बेसरा साहब, उनका रिक्वेस्ट है कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखते हुए अब 2 घंटा होने को चला है, तो और भी जिनको सवाल रखना एक बार सवाल रख लें, फिर हम लोग कंक्लूड कर देंगे समय का अभाव के चलते। इसलिए संतोष कुमार बेसरा साहब। Good afternoon, everyone. Johar, everyone. जोहार जोहार। So my question was, if this is transferred or not, I don't know, because I joined late, regarding the chairmanship of the TSC. In this current rule that has been framed by the government of Jharkhand, if the chairman of the TSC will be the chief minister, its validity at its purpose, as regard to serving the purpose, I would like to hear the comment from the expert. Otherwise, I have some comments to make. Then I request to Dr. Abrar Ahmed Sahab, who will reply your question. Dr. Afkar Ahmed Sahab. Afkar Sahab. Then I request to Y.S. Lohit Sahab. He will answer the question. Lohit Sahab. जी जी, उनका जो सवाल सर संतोष बेरा साहब का है, 4 घंटे से वार्ता चल रही थी, वो इसी के इर्द गिर्द चल रही थी जो सवाल किया गया। तो लेकिन फिर भी जब सवाल किया गया है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ, मेरी समझ ये है कि अगर गवर्नर चेयरमैन होता, हम इमेजिन करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है, गवर्नर चेयरमैन होता और उसके साथ शेड्यूल ट्राइब के कुछ मेंबर्स होते इस काउंसिल में, जैसा कि कुछ लोगों ने अपना वक्त यहाँ व्यक्त किया, वो जो डिसीजन लेते उसकी क्या हैसियत होती सरकार के लिए? उसकी हैसियत होती रिकमेंडेटरी कैपेसिटी। अब अगर चीफ मिनिस्टर ही उस मीटिंग का चेयरमैन होगा और तब जो डिसीजन होगा तो वो ये कह के नहीं भाग सकता कि ये रिकमेंडेशन। A decision taken by a council presided by the chief minister will be binding on him more than any law made, because then he can't just vanish from the scene by saying that he will not implement that decision. दूसरा, हम अभी 153 का बार जिक्र हुआ, तो 154 भी हम पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि 154 के तहत ही गवर्नर कोई ऑर्डर इशू करता है। 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसका क्लास बीसी है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। इसमें यह है कि गवर्नर खुद या तो कोई ऑर्डर इशू कर सकता है या किसी ऑफिसर को एथोराइज कर सकता है कि उसके नाम से आदेश जारी कर दे। और ये मैंने अपने पहले संबोधन में कहा था कि ऑथेंटिकेशन में अगर कोई गलती भी हो आर्टिकल 166 क्लास 2 के तहत, तो भी उस आधार पर किसी कानून को अवैधानिक या असंवैधानिक नहीं माना जाता। merely for the lack of any norms in the authentication, any law or any portion of the law or rule or regulation is never declared as illegal or abusive or ultra virus. तो इसलिए क्योंकि ऑथेंटिकेशन इज ए प्रोसेस। अब इस लाइट में अगर हम इस रूल को देखें तो मैं अपनी बात को पहले से फिर रिपीट करना पड़ेगा आपको कि इस रूल का एंट्रो कहता है कि गवर्नर रूल इशू कर रहे हैं,
और एंड में लिखा है बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, और दस्तखत है सेक्रेटरी का। तो गवर्नर का ऑथेंटिकेशन नहीं है, गवर्नर का ऑर्डर है, ऑथेंटिकेशन उस सेक्रेटरी ने किया। जो दस्तखत करता है उसको कहते हैं इसने ऑथेंटिकेट किया। ऑर्डर द गवर्नर है ये, इसमें कहा लिखा हुआ है गवर्नर ऑथेंटिकेट कर रहा है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ द गवर्नर है, देयर इज नो लैक ऑफ एनी लीगल प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ दिस रूल। इसलिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं, इंटेंशन पे सवाल उठे, बात दूसरी है, इंटेंशन क्या था, आगे क्या होगा और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके इशुएंस के प्रोसेस में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। अब हम वो जो जजमेंट का हम बार बार जिक्र कर रहे थे, ये यहाँ बात आई कि तो फिर क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो पैरा 21 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, while enacting the 5th schedule, the Constituent Assembly was of the view that the subjection of normal laws would have exposed the tribal communities to two dangers in particular. Both arose out of the fact that they were primitive people, simple, unsophisticated, and frequently improvident. Firstly, there was a risk of their agricultural land being usurped by the more civilized section of the population. This would threaten their livelihood and sustenance, since the occupation of the tribal was for the most part agricultural. Secondly, they were more likely to be victimized by the wiles of moneylender. The primary aim of the government policy then was to protect the tribal communities from these two dangers and to preserve their customs. This objective was pursued supporting स्पेशल प्रोविजंस दैट है कि उनकी जमीन बचाने के लिए, उनको मनी लेंडर से बचाने के लिए जो ये डेंजर है, और उनके कल्चर को बचाने के लिए, जिसके ऊपर लोग हमने सुना है कि झारखंड में कहते हैं जल जंगल जमीन। तो उससे उस खतरे के लिए कौन ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है, कौन सी काउंसिल ज्यादा मददगार हो सकती है, उसका जो एम है कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का और तमाम जजमेंट से जो बात निकल के आई है, मैं समझता हूं उस आधार पर, जिसको मैंने कहा रैशनल, रीजनेबल नेक्सस, ऑब्जेक्ट एंड रीजनेबल नेक्सस ऑफ द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। थैंक यू। और किन्हीं को कोई सवाल अगर है तो तुरंत बोल दें, नहीं तो फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए नेक्स्ट अफसर रजा साहब बोलेंगे, करेंगे। नहीं, किन्हीं को क्वेश्चन है तो बोल लें, 5-7 मिनट हम लोग के पास टाइम है अभी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो। हाँ बोला जाए, बोलिए बोलिए। मेरा सर एक ही क्वेश्चन है कि जो झारखंड राज्य में जो भी टीएससी को लेकर जो भी प्रस्ताव आ गया है, या माननीय राज्यपाल ने अभी सभी लोग बोल रहे थे कि संवैधानिक या कई सारे चीज को बताया तो गया है लीगली, लेकिन उन चीजों का एक अस्पष्टता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा आदिवासी समुदाय है एक फंसा हुआ महसूस कर रहा है कि हम लोग संवैधानिक होने के बावजूद भी असंवैधानिक चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, या कई चीज घूम फिर के वही आता है कि आदिवासियों के प्रति जो एक नकारात्मक कहीं ना कहीं। तो मेरा कहने का क्वेश्चन ये सर कि एक बार ये जो बन गया है इस प्रकार का प्रावधान, ये लगातार हमेशा बने ही रहेगा, या कभी राज्यपाल चाहेंगी या इन फ्यूचर अगर राज्यपाल कोई नहीं आती है तो उसको हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं सर? धन्यवाद सर। अफकार साहब, इसका जवाब अगर हो सके तो आप दे दें। हैं अफकार साहब? दिन उरांव साहब से आग्रह है, क्योंकि उन्हें ये आवाज नहीं आ रही है सर, नेटवर्क इशू है, बोल नहीं है। अफकार साहब से आगे रिक्वेस्ट था कि इस पर अगर वो जवाब देते हैं, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो है नेटवर्क इशू सर, आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ।
नहीं सुन तो मैं उरांव साहब से मैं बोलूंगा कि इनका जवाब दे दें इनका क्वेश्चन का। सॉरी सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, जिधर मौसम बहुत खराब है। हाँ, उरांव साहब को हम लोग तब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। गंगाराम मीना जी का सवाल अगर मैं समझ पाया तो वो कह रहे कि ये जो कानून है, जो नोटिफिकेशन है जो आई है, क्या ये ऐसे बनी रहेगी या फिर भविष्य में संभावना है कि ये कानून जो नोटिफिकेशन है वो चेंज हो, अगर मैं समझ सकता हूँ तो? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। गंगाराम जी, तो देखिए जैसे कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो तो जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, वो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है, ठीक है। गवर्नर तो उनको कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए गए हैं, वो तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पैरा 5 में वर्णित है, क्योंकि जमीन के हस्तांतरण के मामले में या फिर उसका जो मनी लेंडिंग बिजनेस को कंट्रोल करने के सिलसिले में, या फिर अलॉटमेंट जो जमीन का है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में, उनके मेंबर्स के बीच में और आउटसाइड मेंबर्स में, इन सब चीजों के ऊपर वो सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ को इनैक्ट कर सकती है विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के, ठीक है। ये पावर तो दी गई है, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपका की जो नोटिफिकेशन है, जो कि एक लॉ है आर्टिकल 13 के तहत, वो भी एक लॉ है जो कि गवर्नर के बाय ऑर्डर आया है, जिसमें कि सेक्रेटरी साहब का हस्ताक्षर है, क्योंकि वो ऑफिसर है स्टेट का और गवर्नर के माध्यम से वो लॉ बन के आया है। अब है लॉ मेकिंग प्रोसेस के दौरान जरूर ये ऑथेंटिकेशन के पहले एक कंसल्टेशन हुआ होगा और गवर्नर को जो लॉ बना है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर, उसकी संवैधानिकता के ऊपर जरूर विचार विमर्श हुआ होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि इग्नोरेंस में ये लॉ बन गया या फिर बिना कंसल्टेशन का, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को आधार मान के उनके विभिन्न प्रोविजन देख के लॉ बन गया। तो उसी वक्त ये गवर्नर को, वो तो चाहती तो उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती थी, वो तो उनके राइट में, बिकॉज उनके बिना ऑथेंटिकेशन का कोई लॉ तो बन ही नहीं सकता है। तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसको देखते हुए अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक तो वहाँ चेक एंड बैलेंस तो है, तो वहाँ पे गवर्नर को वो एक्सरसाइज कर सकती है, वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती है। लेकिन एक बार कानून बन गया तो हम ये प्रिज्यूम कर ही सकते हैं 100% कि वो तो बाय ऑर्डर है और वो तो लॉ के दायरे में आ गया, ठीक है। तो उस दरमियान में जब उसको एक अपॉर्चुनिटी है और सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स अगर वहां पे वायलेट होते नजर आते हैं, तब वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती है। लेकिन एक बार बन गया तो वो तो फिर वहां पे कंकरेंस जरूर है, और जैसे कि लैंग्वेज नोटिफिकेशन का है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर इज प्लीज्ड, राइट। तो वहां पे तो ये मान के चल रहे हैं कि वहां पे उनका कंसल्टेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन जो कानून जो चेंज होगा, जो स्पेसिफिक पैरा 5 में है, वहां पे उसको डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पे उसको वहां पे नहीं है। अब हमारे बीच में फुदन मुर्मू साहब जो हम लोग के सीनियर भी हैं, जमशेदपुर से, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा अनम्यूट करके इस पर अपनी बात को रखें। फुदन मुर्मू साहब, अब अनम्यूट कीजिए थोड़ा सा, आप अपनी बात को रख दीजिए। ये हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं इंडियन नेशनल ऑफ लॉयर के, और ये जमशेदपुर से हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अनम्यूट किया जाए सर। हाँ, बोला जाए सर जी। हाँ आवाज आया? एकदम सर, एकदम आ रहा है। हाँ, बोला जाए सर। नहीं ठीक है, चलिए। तो चर्चा तो हम तो बहुत लेट ही ज्वाइन कर रहे हैं, समझे ना। हम तो अभी जस्ट ये कोशिश किए, तब जाकर फिर ये किया, तो हम उतना डिटेल पहले तो सुने नहीं है। अपना विचार रख दीजिए, अपना जो आपका कंसेप्ट है, आप तो इसके एकदम हट में बसे, सेंटर पॉइंट में है ना। नहीं वो तो बात ठीक है ना। हमारा जो ये तो क्या ये हम लोगों का जो ये
ये जो चेंजेज वगैरह ये क्या है, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, यही हमारे जानना था। तो वेदर इट इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज इन ऑर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा है सर? इसके लिए आपका जवाब रोहित साहब बढ़िया देंगे, वो अच्छा हाँ हाँ रोहित साहब ही बेहतर देंगे। हाँ हाँ बोला जाए सर। हमने अपने संबोधन में कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ ये रूल जो इशू हुआ है इसमें हमको कहीं ये नहीं दिखता कि संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ, ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि रूल गवर्नर ने इशू किया है, शुरू में भी लिखा है, आखिर में भी लिखा हुआ है, उनके आदेश से, और फिर सेक्रेटरी ने दस्तखत किया है। लेकिन सिर्फ रूल का बनना ही काफी नहीं होता। रूल बनाने का उद्देश्य क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, किस तरह से लागू होगा, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5th शेड्यूल बनाया इसलिए गया है कि आदिवासियों का शोषण समाप्त हो, आदिवासियों की जमीन न छीनी जाए, उससे उनको बचाया जा सके, आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से बचाया सके। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, तो इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि उद्देश्य क्या, और ये लिखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान के पार्ट 4 में, उसमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, उसके हिसाब से कानून बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस आधार पर टेस्ट किया जाए। तो इस पर 5th शेड्यूल का जो की शब्दावली है वो साइलेंट है, चुप है, और ये देखा जाएगा कि काउंसिल जो बनी हुई है वो इसमें क्या करेगी, किस दिशा में काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें चीफ मिनिस्टर को मौका मिला दिया है राज्यपाल ने चेयरमैन बनने का, और मिनिस्टर कंसर्न जो ट्राइबल इश्यूज के हैं उनका है, और मेजॉरिटी मेंबर होंगे, असली टेस्ट होगा कि सरकार आदिवासियों के लिए क्या करे। तो उस आधार पर हम समझते हैं, जिसको कहते हैं बून इन डिस्गाइज, भेष बदल के कभी वरदान मिलता है, तो इस भेष में अब मौका मिला है कि अब चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, अब उसके जो कंसर्न मिनिस्टर है क्या करेंगे, और आदिवासियों का उत्थान और उनको शोषण से मुक्ति कैसे दिलाएंगे। अब रियल टेस्ट का समय आया है, मैं समझता हूँ उस पैमाने पर टेस्ट किया जाना आगे जरूरी है। धन्यवाद। ये तो ठीक है, आप बताए। मान लीजिए अभी तो जेएमएम का है, फिर 5 साल बाद फिर सरकार बदल जाएगी, दूसरा फिर मान लीजिए नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हो जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, यही रूल चलेगा कि नहीं चलेगा? जी बिल्कुल ठीक आपका सवाल है। मैंने अभी बहुत जल्दी 65 साल पूरा किया है, आप हमसे बहुत ज्यादा उम्र के हैं। एक प्रोविजन है जनरल क्लासेस एक्ट, जो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ा जाता है, और उसमें जनरल क्लासेस एक्ट में ये प्रोविजन है कि जो कानून को बना सकता है वो उसको वापस भी ले सकता है, उसमें संशोधन भी कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिमार्जन कर सकता है। तो ये रूल गवर्नर ने बनाया है, वो जब चाहेगा तो इसमें संशोधन कर देगा, परिमार्जन कर देगा, परिवर्तन कर देगा, या वापस लेकर नया रूल बना देगा। तो इसलिए मैंने अपने संबोधन में बहुत पहले कहा था, लॉ स्टैटिक नहीं है, लॉ बिल्कुल ये नहीं है कि स्थिर है, वो हमेशा परिवर्तन है। तो इसलिए असली टेस्ट ये है कि आदिवासियों का उत्थान होगा या नहीं होगा, आदिवासियों को शोषण से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके विकास की योजनाएं बनेगी कि नहीं बनेगी, ये टेस्ट इस काउंसिल से हो जाएगा। और कानून तो कभी भी बदल सकता है, बदलते ही रहता है, सरकारें बदलती हैं, कानून बदलता है, जजमेंट बदलते हैं, यहाँ पर बदलते हैं। अभी आदिवासी सीएम है, सब कुछ है, जेएमएम है, मान लीजिए 5 साल बाद फिर आया, फिर गैर आदिवासी होगा चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो गवर्नर भी बदलेगा, चीफ मिनिस्टर भी बदल सकता है। वही तो हम कह रहे हैं कि पद नहीं बदलते, पद पर बैठे हुए आदमी बदलते रहते हैं, और कानून बदलते रहते हैं, लोग जजमेंट ओवर रूल होते रहते हैं, कोई भी चीज वर्तमान में टेस्ट की जाती है। नहीं, वो तो बात ठीक है। मैं कह अभी ये तो गवर्नर तो 2-3 बार टीएसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भेजा था, तो टर्न डाउन करके या उसको कोई ऑब्जेक्शन करके वापस किया था। जी। अभी क्या इसमें
ये इसका कंकरेंस लिया गया कि रिटर्न कंकरेंस है कि नहीं इसमें? इसकी भाषा से तो लगता है कि गवर्नर कांग्रेस का का है कि नहीं? हाँ, इस रूल की भाषा से दिखाई पड़ता है कांग्रेस है। अब अंदर की बात हम नहीं जानते। हमने तो जो इसमें जो रूल हमको भेजा है रफीक साहब ने, उसको पढ़ने से हमको कहीं लगा नहीं कि कांग्रेस नहीं है। अंदर क्या है ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। हाँ नहीं यो हम जानना चाहते थे क्या है एक्चुअल में, क्या अंदर क्या है। कहीं तो लिखने का तो ये जो सेक्रेटरी है गवर्नर टू सेक्रेटरी जो दिया है वो तो अपना लिख दिया, मगर एक्चुअल में गवर्नर उसको अप्रूव किया है कि कंसेंट दिया है कि नहीं, ये क्लियर नहीं हो रहा है। और कोई आदमी बोलना चाह रहे हैं? सैमुअल सोरेन साहब शायद जुड़े हैं हम लोग के साथ। सैमुअल सोरेन साहब कुछ ठीक है। सैमुअल सोरेन साहब दुमका के हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। और कोई भी लगता है कि सुनाई नहीं उनको पड़ रहा है। और किन्हीं को कुछ बोलना है तो अपना एक दो मिनट में बोल लीजिए। अभिजीत कुमार चौधरी साहब बोलना चाह रहे हैं क्या? हेलो, अब तो हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं रहा और कोई इस पर सवाल, क्योंकि टाइम भी हो रहा है तो हम और किन्हीं को बोलना है? कोई सवाल है? बोले अनम्यूट कीजिए और बोलिए। जी मैं नदीम बोल रहा हूँ रांची से। हाँ बोलिए ना, कोई क्वेश्चन है? सबसे क्वेश्चन बोलिए। बहुत ज्वलंत मुद्दे पर टाइम है लेकिन अच्छा है। तो ये कुछ उम्मीद है कि आप लोग प्रस्ताव भी लेंगे आज की इस मीटिंग से, वेबिनार से, और कुछ प्रस्ताव के साथ साथ समाज को, प्रशासन को भी मैसेज यहाँ से जाना चाहिए अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कि आपने इन सब चीजों पर ये किया है और आपके ये प्रस्ताव हैं और जो चल रहा है वो गलत है या सही है। ये मेरे ख्याल से जाना चाहिए आपकी इस मीटिंग के द्वारा। धन्यवाद। इस संबंध में मैं आप लोग को बतला दूं, हम लोगों का ये समझ है कि इसको जो आज जो बातें इनपुट हम लोग को जो मिला है, इसका हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम डिस्कशन करेंगे और एक रिपोर्ट बना करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, हर एक्सेलेंसी गवर्नर को हम लोग भेजेंगे और सरकार को भेजेंगे कि इसमें अगर कुछ गुंजाइश बनता है कि इसमें कुछ रेक्टिफाई करने को, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन ये मैटर अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, इस पर हम लोग प्लान के तहत काम कर रहे हैं और आगे हम लोग काम करेंगे। इसलिए आपकी बात सही है, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन इस पर हम लोगों का पहले वही तय किए हैं, देन इसको हम लोग कर रहे हैं। तो और भी किन्हीं को बोलना है तो अब अफसर रजा साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये बिल्कुल 4 जून को रूल आया और आज ही आपने वार्ता कराई, बहुत अच्छी वार्ता कराई और वेल पार्टिसिपेटेड है। मैं इंडियन ओशन फ्लाइयर्स की सेंट्रल कमेटी की तरफ से झारखंड कमेटी को तो बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसको मैं इस बात को नोट कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ों से अलग कानून की और को संविधान के दायरे में समझने की जो ये कोशिश झारखंड कमेटी ने की है, तो मैं समझता हूँ कि इसका इस देश की दूसरे राज्यों की कमेटियां भी इसको फॉलो करें कि जो कानून आए उस पर त्वरित विचार हो। और वकीलों का काम सिर्फ अदालतों में नहीं है, अदालत के बाहर इस तरह के विचार विमर्श भी है। और मैं भूल प्रशंसा करता हूँ झारखंड कमेटी। अफसर साहब, आप अपनी बात को एक वोट ऑफ थैंक्स दे दें। अफसर रजा साहब, अब हमारे तमाम पैनलिस्ट का तमाम डिस्कशन हो चुका है, हम लोगों ने अपना इरादा और अपना परिचय देते हुए आप बोलें। जी सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम अफसर रजा है। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची का अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, इस साल ग्रेजुएट हूँगा। मैं सबसे पहले रसीदी सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे बुलाकर इस चीज़ पे डिस्कशन किया कि हम लोगों को लीगल अवेयरनेस, कानून की जागरूकता, ना कि सिर्फ कानून के स्टूडेंट को बल्कि कॉमन पीपल, आम जनता को भी जो कानून बना है उस बारे में जागरूकता होनी चाहिए। तो उस विषय को लेकर हम लोगों ने एक डिस्कशन को रखा। तो मैं सबसे पहले रामचंद्र राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची, डॉक्टर अफकार अहमद सर, यूपीएस देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर
एस लोहित सर, नेशनल सेक्रेटरी इंडियन लॉयर ऑफ एसोसिएशन के, सभी ने अपने बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सर को इस तरह से दिलासा देना चाहता हूँ कि किसी भी लीगल इश्यूज पे सर हम लोग रेगुलर इस तरह का इनिशिएटिव वर्चुअल मीटिंग के थ्रू या इवन आफ्टर कोविड अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम लोग इस पे एक ग्रुप डिस्कशन या फिर लोगों को एक जगह पे इनवाइट करके हम लोग लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। इसके लिए मैं खास करके रशीदी सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारे स्पीकर्स का और जो भी पार्टिसिपेंट जो कीमती वक्त निकाल कर आज इस वर्चुअल मीटिंग को अटेंड किए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उदयन मुर्मू सर जो हमारे सबसे सीनियर लॉयर हैं, के आने से हमारा और सम्मान बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और फिर भी कभी अगर इस तरह का कोई वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा तो मैं आप सभी लोगों से सर राय कर हम लोग इस चीज पर कानून की जागरूकता की पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया आप सबों को। अब शुक्रिया आप तमाम लोग जो इसमें सहभागी रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका रिपोर्ट की सूचना भी आप तक पहुंच जाएगी और हम लोग आगे का प्रोग्राम की भी सूचना हम और फादर महेंद्र पीटर टिग्गा आपको खबर करेंगे और हम लोग इस पर क्या आउटपुट आता है, आउटकम जो आया है, इस पर हम लोग और विचार करते हुए बहुत जल्दी ही हम लोग विदिन फोर्टनाइट एक दूसरी हम लोग वर्चुअल मीटिंग ओपन डिस्कशन करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ नमस्कार, जोहार, सलाम।